अगले दिन फिर से मैं हॉस्पिटल जाना तो चाहता था, मगर साथ साथ खालू रशीद का डर भी था। कॉलेज जाने की बजाय नबील की दुकान पर पहुंच गया। नबील को सारा किस्सा सुनाया तो वो पूछने लगा, जब तुम्हारे खालू ने तुम्हें थप्पड़ मारा था उस वक्त तुमने बिस्मा का हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ था? दिल तो चाह रहा था, मगर वो कहने लगी, मैंने खुद ही तुम्हारा हाथ थाम लिया है, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर मैं उसका हाथ पकड़ता तो वो खालू की जगह खुद ही थप्पड़ मार देती। मतलब? नबील ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। मतलब ये, वो कहती है हमारी शादी से पहले तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। सानिया को तो तुमने हाथ जरूर लगाया होगा। नबील ने बड़े वसूख से अंदाज़ा लगाया। जारी है, मैंने बड़ी मासूमियत से नफ़ीमी गर्दन हिलाई। तू तो बड़ा ही नालायक ललो है, नबील ने तरश लहजे में कहा। सानिया को तो मैं आज तक जी भर के देख ही नहीं सका। बेटा तो आशिकी वाशिकी छोड़ दे, ये तेरे बस का काम ही नहीं है। मैं और फरजाना पिंडी शादी में गए थे। सारे रिश्ते तेरे भाई ने फरजाना का हाथ थामे रखा था। नबील मुझे बता मैं क्या करूं? अपनी मोहब्बत के किस्से मत सुना। सारी रात वो मेरे सीने पर सर रख के लेटी रही थी। नबील ने एक और शोखी मारी। ये भी जानता हूँ, मुझे बता मैं क्या करूँ? मुझे नबील पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर उसे मेरे गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तू चंद दिन बिस्मा से कोई राब्ता ना रख। तेल देख और तेल की धार देख, नबील एक तजुर्बाकार आशिक की तरह बोला। अगला दिन इंतहाई बेचैनी में गुजरा। दूसरे दिन में कॉलेज की छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो अम्मी ने फ़ौरन मुझे इत्तला दी। माँ जी ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अम्मी मेरी तरफ देख देख कर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थीं। मैं डर रहा था कि अम्मी को 3 बर्गर वाली बात की भी खबर हो चुकी है और खालू के थप्पड़ का भी पता चल गया है। रात अब्बू घर आए तो मैं इनसे भी छुपता फरूं। अब्बू के चेहरे पर मुस्कुराहट तो ना थी, कोई ऐसी खफगी भी ना थी। वो दिन भी अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया। तीसरे दिन कॉलेज से लूटा तो अम्मी अब्बू दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब्बू अमूमन रात गए अपनी दुकान से घर लूटते थे। उस दिन वो टाइम ही घर आ चुके थे। मैं अब्बू को देखकर हैरान था, साथ साथ उनसे डर भी रहा था। अब्बू कमरे से निकले तो मैंने जल्दी से अम्मी से पूछा, किधर की तैयारी है? निकाह पर जा रहे हैं। महरूस की माँ भी जाओ, अब्बू ने वेस्पा को कुक मारने के बाद कहा था। अम्मी ने गरम चादर अपने कंधे पर लेते हुए जवाब दिया, इंस्पेक्टर जनरल हरीम और तहरीम ट्यूशन से आती हैं तो उनके पास ही रहना। आलू पालक मैंने पका दी है, रोटियां तंदूर से ले आना। अम्मी ने बाहर जाते जाते एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था। शाम को नबील अपनी दुकान से लूटा तो छत पर उससे मुलाकात हुई। नबील मुझसे पूछने लगा, बिस्मा की कोई खैर खबर? खुद ही तो तुमने मशवरा दिया था मामला गर्म है। 2-4 दिन बिस्मा से राब्ता करने की कोशिश मत करना। आज तीसरा दिन है, उसका कोई फ़ोन शुवन नहीं आया। फ़ोन कहाँ आता? 1 हफ्ते से तुम लोगों का नंबर ख़राब है। तेरे ताए साजिद का नंबर तो ठीक है। ताई पहले ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। उन्हें तो मुझे बदनाम करने का एक और मौका मिल जाता। यार तो दुकान का नंबर दे देता। तेरी खैर मौजूदगी में उसका फ़ोन आता तो तेरे अब्ताजी फ़ोन सुनकर फ़ौरन अब्बू को खबर देते। अलामत वावन, बात तो ये भी ठीक है। नबील ने फ़ौरन मेरी बात की तायद की। कल तुम खुद ही फ़ोन करके हाय हेलो कर लेना। आशिकी का परेड ख़त्म हुआ तो कबूतरों का शुरू हो गया। रात गए तक मैं और नबील छत पर बैठकर कबूतरों के मुताल्लिक बातें करते रहे। मुझे गली में वेस्पा की आवाज़ आई। मैं जल्दी से दबे पाँव सीढ़ियों उतरा और घर का दरवाज़ा खोला। सामने अम्मी खड़ी हुई थीं। अब्बू फिर कहाँ चले गए हैं? मैंने गली में झांकते हुए पूछा। वेस्पा वापस करने, अम्मी ने घर के अंदर दाखिल होते हुए अपने कंधों से अपनी गर्म चादर उतारते हुए कहा और खुद अपने कमरे में चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। तुम्हारा बिस्मा के साथ कोई चक्कर था क्या? अम्मी ने बड़े आराम से पूछा, मगर मेरे लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो गया था। चक्कर? मैंने नाटक करने की कोशिश की। आज वो मेरे गले लग के बड़ा रूई थी। अम्मी ने कुर्सी पर बैठते हुए बताया, क्यों कोई ऑपरेशन हुआ है उसका? मैंने ऐसे पूछा जैसे मैं बिस्मा को जानता ही नहीं था। नहीं, शादी भी ऑपरेशन जैसी ही होती है। अम्मी ने फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी किसकी? मैं इज़्तिराब के साथ सिर्फ इतना ही पूछ सका कि बैरूनी दरवाज़ा खटकने लगा। उधर मेरा दिल डूबने लगा। जल्दी जाओ, तुम्हारे अब्बू जी हैं, अम्मी ने जोर देकर कहा। मैंने बोझल कदमों के साथ जाके दरवाज़ा खोला था। जैसे ही अब्बू की मुझ पर नज़र पड़ी वो मेरे कंधे पर हाथ रख के पूछने लगे,
यार महरूज तमधारा कोरस कब ख़त्म होगा? आखिरी साल है। अब्बू मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे अपने साथ अपने कमरे में ही ले आए। महरूज की माँ इसका कोरस पूरा होता है तो मैंने भी इसका ऐसे ही सादगी से निकाह कर देना है। अब्बू जी कुर्सी पर बैठकर अपने बोट और मौजे उतारते उतारते बोले थे। अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसे कुछ करने तो दें। 21-22 का हो गया है। बिस्मा तो इससे भी छोटी थी, वो अपने घर की हो गई है। जो मुगालता था वो भी दूर हो गया। इससे पहले कि मैं रो देता मैंने जल्दी से वहाँ से खिसकना ही बेहतर समझा। अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। बिस्तर पर लेटे हुए मुझे बिस्मा की कही हुई एक बात याद आई। मैं बिस्तर से अपने आंसू साफ करते हुए उठा और छत पर चला गया। एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर मैंने खुद कलामी की। बिस्मा, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मेरे कंधे पर किसी का नाजुक हाथ था, मैंने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। फिर सरगोशी के अंदाज में मेरे कान के पास किसी के लब खुले। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं डर गया, पलटकर देखा तो आली अपने होंठों को मेरे कान से लगाए झपकी हुई थी। तुम यहाँ इस वक्त? आधी रात को? मैं चीखा था। उसने जल्दी से अपना नाजुक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और आंखों से खामोश रहने की इल्तिजा की। मैं शांत हो गया। उसने फिर से मेरे कान में एक जुमला बोला, मैं बता रही हूँ मैं आप ही से शादी करूँगी। ये कहते ही वो वहाँ से दबे पाँव चल दी। अपने घर की सीढ़ियाँ उतरने से पहले उसने मुड़कर देखा। सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना था। आली क्या बोल गई है? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई? मैंने तो हमेशा आली को अपनी बहनों की तरह ही समझा था। मैं अपनी मोहब्बत का सोग मीना रहा था। आली ने अपनी मोहब्बत का रोग बयान कर दिया। अब मेरा दिल बिस्मा की बजाय आली के मुताल्लिक सोचने पर मजबूर हो गया था। उस दिन मुझे पता चला दिमाग के साथ साथ दिल भी सोचता है।